कंसंट्रेशन टर्म आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन बेसिकली आपको क्या बताता है? कंसंट्रेशन बेसिकली आपको बताता है कि आपका सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन में कितना मिला है। अगर वो बहुत ज़्यादा मिला है तो आप लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर कम मिला है तो आप लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास डाइल्यूट HCl है और मेरे पास कंसनट्रेटेड HCl है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट HCl का मीनिंग हो गया कि HCl उसमें कम है, पानी उसमें ज़्यादा मिला है। और कंसनट्रेटेड HCl का मतलब क्या हो गया? कि HCl उसमें ज़्यादा है, पानी उसमें कम है। तो सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा कहाँ पर हुआ? कंसनट्रेटेड में। ठीक है, तो आपको इसको क्वांटिटी के बारे में आइडिया लग रहा है। ठीक है, कहाँ सॉल्यूट कम मिला है, कहाँ सॉल्यूट ज़्यादा मिला है। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा, और जितना ये कम होगा उसकी कंसंट्रेशन उतनी कम। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप जनरल बोलते हैं कि भैया चाय में चीनी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चीनी की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज़्यादा। या चाय में आप बोलते हो भैया चीनी थोड़ा कम लग रही है, या दूध में कम चीनी लग रही है, तो चीनी की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। अब भैया कितना ज़्यादा, हाउ मच, कितना ज़्यादा कम है या कितना कम है, इससे आप किससे आइडिया लगाओगे? मीन्स क्वांटिटी के बारे में आप कैसे पता लगाओगे कि वो चीनी 1 ग्राम ज़्यादा है, 2 ग्राम ज़्यादा है? तो इसके लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स, क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो वही टर्म आपको इंडिकेट पढ़ने हैं। तो पहला उसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपका मास परसेंट। आपको ऊपर PDF भी दिख रही होगी, मास परसेंट, तो यहाँ से समझते भी जाएंगे, ऊपर फॉर्मूलेस भी आप देखते जाओगे। ठीक है, तो पहला टर्म आपको पढ़ना है मास परसेंट, जिसको आप लोग किससे दिखाते हैं? W/W से दिखाते हैं। ठीक हो गया? हाँ, ये आपका पहला कंसंट्रेशन का टर्म है आपका। तो जिसका भी आपको मास परसेंट निकालना है उसका फॉर्मूला क्या बनता है? जिसका भी आपको निकालना है मास परसेंट, तो मास परसेंट ऑफ एनी कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला बनता है मास ऑफ दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का मास क्या होगा? डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक हो गया? और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जिसका भी आपको मास परसेंट निकालना है उस कंपोनेंट का मास, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे, अगर परसेंटेज बाय वेट में PDF में 4.9 ग्राम H2SO4 आपने डाल रखा है सॉल्वेंट में। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि मैंने आपको जो H2SO4 दे रखा है वो 4.9% H2SO4 बाई मास है या बाई वेट है, बताओ इसका मीनिंग क्या हो गया? तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि आपका 4.9 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो परसेंटेज में हमेशा ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम मास कितना लेना है? 100%। आपका आंसर 4.9 कब आएगा? ऊपर अगर आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, जब आपका सॉल्यूट का मास कितना होगा? 4.9 डिवाइड बाई सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर बोलिए कितना आएगा? 4.9 आएगा। हाँ, तो जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं तो टोटल मास हमेशा कितना लेना है? 100 लेना है, और जितना भी परसेंटेज दे रखा है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, वो आपका सॉल्यूट का मास हो गया। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं, आपको लिखा है 4.9% H2SO4 बाई वेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें आपका 4.9 ग्राम H2SO4 है। ठीक है बेटा, सेम यही आपका बाई वॉल्यूम। अगर मैंने H2SO4 का मास नहीं लिया, मैंने उसका वॉल्यूम लिया, आप लोग आगे देख पा रहे होंगे सॉल्वेंट में मैंने मिला दिया 4 ml H2SO4 और सॉल्यूशन आपका बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर 4% H2SO4 बाई वॉल्यूम है तो बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? कि मेरा 4 ml H2SO4 डिजॉल्व है किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम में आपको क्या लेने हैं? सॉल्यूट का भी क्या लेना है? वॉल्यूम। और सॉल्वेंट का भी क्या लेना है बेटा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट किस में रहती है? ml में, ध्यान रखना। मास जब ले रहे हैं तो मास की यूनिट किस में रहती है? ग्राम में। तो ऊपर सॉल्यूट का भी मास ग्राम में, सॉल्यूशन का भी मास ग्राम में। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। और आप लोग जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिला के क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो अगर आप देख पा रहे हैं सॉल्यूट आपका कितना है? 10 ग्राम, सॉल्यूशन आपका कितना है? 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट होगा 100 - 10, कितना होगा? 90 ग्राम।
कर लेंगे ना। हाँ, तो ये डेटा से आप लोग जब आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे तो वहाँ काम आएंगे। सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास कितना है, और आपका क्या सॉल्यूशन का मास कितना है। ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, आप जब भी दिखाएंगे सॉल्वेंट को हमेशा दिखाना है बेटा कैपिटल ए से, या दिखाना है 1 सिंबल से, और सॉल्यूट को हमेशा दिखाना है कैपिटल बी सिंबल से, या फिर आपका 2 से। ठीक है बच्चे, ध्यान रहेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ गिवन मास को किससे दिखाना है, तो गिवन मास को हमेशा दिखाना है आपको किस सिंबल से, W सिंबल से। और मोलर मास जो हमने पहले वीडियो में आपका सीखा भी है कैसे निकालते हैं, मोलर मास को दिखाएंगे हमेशा आपका M सिंबल से। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ भैया WA, तो इसका मतलब क्या हो गया, W का मतलब हो गया गिवन मास, A का मतलब हो गया सॉल्वेंट, तो ये हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ MA, इसका मतलब क्या हो गया, तो M का मतलब होता है मोलर मास, A का मतलब होता है सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ WB, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। और MB, इसका मतलब आपका हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो पहला आपका बाई वेट, दूसरा आपका बाई वॉल्यूम। ठीक है। चलिए, तो दूसरा अगर आप देख पा रहे हैं, तीसरा आपका परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम इसका मतलब क्या है, हाँ, तो एक आप सॉल्यूट का लेंगे आप वेट, और सॉल्वेंट का आप लेंगे वॉल्यूम। आप लोग यहाँ देख भी पा रहे होंगे 4% H2SO4 W/V, इसका मतलब क्या हो गया, तो W मीन्स हो गया वेट, V मीन्स हो गया वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट का आपको लेना है वेट और वॉल्यूम आपको लेना है सॉल्यूशन का। और परसेंटेज में बेटा हमेशा मैक्सिमम 100 ही लेना है। तो 4% H2SO4 W/V का मतलब क्या हो गया कि 4 ग्राम H2SO4 आपका डिजॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। कर लेंगे इतना। ठीक है, आगे चलें। चलिए भैया, नेक्स्ट टाइम आपका पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं आपका जाई से। किससे दिखाते हैं, जाई से। आपको सामने PDF में दिख भी रहा होगा। तो अगर मान लो आपके सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, एक है A, एक है B। ठीक हो गया बच्चे। और दोनों के मोल्स, A के मोल्स मैंने ले लिए Na, और B के मोल्स मैंने ले लिया आपका NB। ठीक है। तो किसी का भी अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेट अस सपोज मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, तो फॉर्मूला क्या बनता है, उस कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो जाई इक्वल टू Na/Na प्लस NB। और अगर मेरे को B के मोल्स निकालने हैं, जाई B, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटे, NB/Na प्लस NB, B के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सिंपल है। तो किसी के भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये फॉर्मूला बनता है किसका, आपका, ये फॉर्मूला बनता है आपका मोल फ्रैक्शन का। ठीक है। इसके बाद क्या, अगर आप मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं जाई ए प्लस जाई बी, अगर आप मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो मोल फ्रैक्शन को जोड़ के कितना आता है, 1। ये रिलेशन ध्यान में रखना है। आप दोनों को जोड़िए, जाई ए प्लस जाई बी, Na प्लस NB एल्शियम आएगा, ऊपर भी Na प्लस NB आएगा, तो कट जाएगा, ये आपका 1 आएगा। ठीक है। हाँ, तो ये आपका नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन का। नेक्स्ट भैया, इसमें आपको निकालने हैं मोल्स आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है, मोल्स का सिंपल फॉर्मूला रहता है गिवन मास डिवाइड बाय बच्चे मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब गिवन मास का फॉर्मूला क्या रहेगा, गिवन मास का सिंबल क्या रहता है, W, ऊपर लिखा था ना, और मोलर मास का सिंबल क्या रहता है, M। तो मोल्स का फॉर्मूला आपका हो गया गिवन मास W डिवाइड बाय मोलर मास। अगर मैंने आपसे कहा कि H2O की मेरे पास 100 ग्राम H2O है, 100 ग्राम H2O में बताओ कितने मोल्स होंगे H2O के, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास। मैंने आपको H2O का गिवन मास कितना दिया, 100, डिवाइड बाई H2O का मोलर मास। आप जानते हैं ना कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से, हाइड्रोजन 2 हैं, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 16 + 2 कितना आपका 18, तो 100/80 डिवाइड करेंगे, इतने आपके मोल्स आ गए। ठीक है बच्चे। चलिए, नेक्स्ट टाइम रहेगा मोलरिटी, इंपॉर्टेंट टर्म है आपका। नेक्स्ट टाइम आपका रहेगा मोलरिटी, किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से। तो ऊपर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या बनेगा, M = मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला देखना ऊपर, डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो अगर मैं सिंबल लिखूं तो मोल्स को किससे दिखाते हैं, एन से, सॉलिड को किससे दिखाते हैं, बी से, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये है मोलरिटी का फॉर्मूला, और मोलरिटी हमेशा डिफाइन होती है 1 लीटर के लिए, ध्यान रखना। अगर मैं नीचे रख दूँ 1 तो एन बी डिवाइड बाई 1 कितना आएगा, एन बी। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहेगा, आगे बहुत जगह आपको मोलरिटी दी नहीं रहती है या दी रहती है तो उसमें वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर मानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। एम इक्वल टू एन बी क्या हो गया, मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास को किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से, मोलर मास को किससे दिखाते हैं, एम से। किसका गिवन मास निकालने हैं, सॉल्यूट का, तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। बी से आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक हो गया, ये आपका वी। अगर आपको दिया है एम एल में तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। तो एम बी आपका हो गया मोलर मास सॉल्यूट का, डब्ल्यू बी आपका हो गया गिवन मास, ये भी सॉल्यूट का क्योंकि बी से आपका सॉल्यूट होता है, वी आपका हो गया वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। ध्यान रहेगा, यूनिट क्या होगी मोलरिटी की, तो मोलरिटी की यूनिट के बेटा आप देख पा रहे हैं ऊपर आ रहा है मोल्स, नीचे आ रहा है वॉल्यूम। तो मोल्स की यूनिट क्या हो गई, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर। लीटर ऊपर आके क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। तो मोल पर लीटर ये आपकी मोलरिटी की यूनिट होती है, या फिर आपका कैपिटल एम, इससे दिखाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर अगर आपका ये लिखा है 5m का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, मोलरिटी आपको दे रखी है 5, ठीक है बेटा, कर लेंगे इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं मोलरिटी। मोलरिटी MOLALITY, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m। तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं, ऊपर आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो 1 kg अगर मैं सॉल्वेंट का मास लूँ तो उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं उसको दिखाते हैं मोलरिटी से, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किससे दिखाएंगे, NB से, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किससे दिखाएंगे, WA से। किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, ठीक है। तो 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट में आपके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उससे आप दिखाएंगे मोलरिटी। तो मोलरिटी में हमेशा WA की वैल्यू कितने लेते हैं, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम अगर मैं नीचे रख दूं तो NB डिवाइड बाय 1 आपका NB आएगा। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने आपके मोल्स प्रेजेंट होंगे वो आपका हो गया मोलरिटी, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब इसका पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। तो M इक्वल टू, बोले मोल्स आ गया, N से क्या होता है मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला क्या, ऊपर आपने पढ़ रखा है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक हो गया, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट WA। और अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए आप लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया मोलरिटी का, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आपका 1000, ठीक है बेटा, इतना ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो यूनिट क्या रहेगी इसका, आपका मोलरिटी में ऊपर आ रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की होती है मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट की कितना हो गया, kg, और kg ऊपर आकर क्या हो गया, मोल पर kg। तो मोल पर kg या फिर स्मॉल m से इसको दिखाते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम है आपका नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी आपका आगे भी बहुत बार आएगा, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आगे देख पा रहे होंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ नया टर्म आपको दिख रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको लिखते हैं आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर आप लोग देखना भी, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। अब ग्राम इक्विवेलेंट ये पहली बार आप देख रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का आपका फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। आगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बोले किससे दिखाते हैं, WB से। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मैं इसको EQ लिख रहा हूँ अभी आपका, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम अगर ml में दे रखा है तो आप लोग जानते हैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पर आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास। बस यही इसमें थोड़ा अलग आपको सीखना है कि इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है ना आपका। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं एक बार आप सीख लेना। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है आपका मोलर मास डिवाइड बाय आपका एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब मोलर मास तो आप जानते हैं, क्योंकि मोलर मास आप लोग निकालना जानते हैं, और एन फैक्टर बस ये आपके लिए नया है। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं एक बार इसको देख लेते हैं। एन फैक्टर क्या होता है? तो एन फैक्टर आपका बेसिकली होता है एन फैक्टर एसिडिटी, बेसिसिटी, या कितने आपका कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, उससे आप निकालते हैं एन फैक्टर। जैसे अगर मैं बात करूँ एसिड की, एन फैक्टर अगर मेरे को निकालना है एसिड का, तो एसिड के लिए होता है कि एसिड कितने H+ देगा, कितने H+ डोनेट करेगा, वो उसके लिए होती है एन फैक्टर की वैल्यू। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लेता हूँ HCl। आप लोग बताइए HCl अगर टूटेगा तो कितने H+ देगा? HCl आपका देगा एक H+, देगा नहीं देगा? HCl जब टूटेगा तो एक H+ और एक Cl नेगेटिव देगा। तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। H2SO4 अगर टूटेगा तो बेटा आप लोग बताइए H2SO4 कितने H+ देगा? 2 H आपको दिख रहे होंगे, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो एसिड के लिए n की वैल्यू क्या होती है? वो कितने H+ देगा? सेम अगर आपके सामने बेटा कोई बेस है, तो बेस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? वो बेस कितने OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा। ठीक हो गया। अगर आपके सामने एक बेस मैंने लिया NaOH, तो आप लोग बताइए भैया NaOH कितने OH नेगेटिव देगा? वो देगा एक Na+ और एक OH नेगेटिव। तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू बोली बेटा कितना हो गई? 1। अगर मैंने आपके सामने कोई दूसरा बेस ले लिया, जैसे मैंने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, तो ये आपका कितने OH देगा? देख रहे हैं आप, OH का होल ट्वाइस है यानी 2। तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो एसिड में कितने H+ दे रहा है, बेस में कितने OH दे रहा है, और तीसरा अगर मैं कोई सॉल्ट लेता हूँ, जैसे मैंने लिया NaCl, तो आप लोग बताइए NaCl में जब ये टूटेगा तो Na के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1। Cl के ऊपर कितना आएगा? -1। तो एटम के ऊपर कितना प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आ रहा है? तो Na के ऊपर कितना प्लस चार्ज दिख रहा है आपको? 1। तो यहाँ एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है। कोई दूसरा सॉल्ट लिया मैंने बेटा MgCl2, तो MgCl2 बेटा किस में टूटता है आपका? आप जानते हैं Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। कितने Cl दिख रहे हैं? 2। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया Cl पे? -2। Mg के ऊपर बेटा कितना आया? +2। जितना प्लस में बनता है उतना ही माइनस में भी बनता है, ध्यान रखना। तो +2 और -2, तो टोटल कितना प्लस चार्ज आ रहा है? 2। तो यहाँ एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान रहा? तो एन फैक्टर निकालते हैं, एसिड कितना H+ दे रहा है, बेस कितना OH- दे रहा है, और सॉल्ट कितना, सॉल्ट में एटम के ऊपर कितना प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप इजिली इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को निकालना है H2SO4 का इक्विवेलेंट मास, तो कैसे निकालूंगा मैं? इसका फॉर्मूला बनेगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। और मोलर मास आप लोग निकालना जानते हैं बेटा, कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का मास आपका 2 होता है, सल्फर का मास आपका होता है 32, ऑक्सीजन का मास आपका होता है 64। ठीक है। इसको एन फैक्टर 2 से अगर डिवाइड करेंगे, हाँ बेटा ठीक है। तो ऊपर मोलर मास तो आप जानते हैं 98, एन फैक्टर भैया इसके लिए वैल्यू 2 है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 49। तो ऐसे निकालते हैं क्या? इक्विवेलेंट मास। तो फॉर्मूला ध्यान रहेगा आप लोगों को। हाँ, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा था आपका, आप देख सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर 1000 अगर ml में वॉल्यूम है तो। ठीक है। और इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर से। यहीं पर अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो यूनिट कितनी आएगी? ऊपर है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसकी यूनिट क्या बनती है? ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ, तो ग्राम इक्विवेलेंट, और लीटर ऊपर आके क्या हो जाएगा बिलो बेटा? लीटर इनवर्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट बनती है। या फिर इसको दिखाते हैं एन से। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए लास्ट टाइम आपका बचता है पीपीएम। क्या बचता है? पीपीएम। तो पीपीएम आप लोग जानते हैं, पीपीएम जनरली हम यूज़ करते हैं जहाँ पर सॉल्यूट बहुत ही कम मिला होता है। इसको बोलते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जहाँ पर सॉल्यूट आपका बहुत ही डाइल्यूट होगा तो वहाँ पर हम कंसंट्रेशन को यूज़ करने के लिए टर्म यूज़ करते हैं पीपीएम। ठीक है। तो पीपीएम आप लोग आगे देख भी पा रहे होंगे, पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला इसका सेम वही है जो आपने मास परसेंट में पढ़ा था। ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन आपका आता है, इसने सॉल्वेंटी लिखा है क्योंकि आपका कम सॉल्यूट है, इंटू 10⁶। मिलियन का मीन्स होता है 10⁶। तो ये जनरली पीपीएम का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर सॉल्यूट बहुत ही डाइल्यूट अमाउंट में मिला होगा। ठीक है।
तो इतने सारे बेटा आपके कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं, इनके फॉर्मूले आप बाय हार्ट ध्यान रखना, इसके बेस पर ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। फॉर्मूले जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका क्या नहीं बनेगा, क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलिए ओके।